अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की सीरीज़ की एपिसोड 7 डिस्कस करेंगे। इनसाइड अ पेल्विक फ्लोर असेसमेंट स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन। इससे पहले का रिकैप है कि एपिसोड 1 में हमने नॉर्मल फंक्शंस देखे, एपिसोड 2 में वीक डिसफंक्शन देखा, फिर हमने टाइट डिसफंक्शन देखा, फिर हमने कोऑर्डिनेशन डिसफंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया। देन हमने तीनों डिसफंक्शन को क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना सीखा। एपिसोड 6 में हमने कीगल एक्सरसाइज के बारे में देखा कि वो सबके लिए ठीक क्यों नहीं है। ठीक है, हाउ टू चूज अ राइट ट्रीटमेंट। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज एपिसोड 6 के बाद 7 करेंगे कि हम जब हमने सबको डिफरेंशिएट कर लिया, तीनों डिसफंक्शन को अलग अलग पढ़ लिया, अब हम फर्दर असेसमेंट की तरफ जाएंगे, फिर हम एंड में ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब आज हम देखेंगे कि हम असेसमेंट कैसे करेंगे जब हमने इनको डिफरेंशिएट कर लिया है क्लिनिकली कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तीनों पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन में। अब हम फर्दर आगे मूव। Learning objectives. These are our learning objectives. We will learn today, inshallah. Okay. Now starts with the assessment. Okay, student, assessment always start with privacy, consent, patient comfort and clinical history. याद रखिएगा कि pelvic floor assessment should never start with examination. ठीक है? It starts with privacy and trust. इसके साथ साथ ऑब्टेन इन्फॉर्म कॉन्सेंट, देन पेशेंट कंफर्ट एंड क्लिनिकल हिस्ट्री। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा हमने अपनी असेसमेंट में सबसे पहले ये काम करना है। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई असेसमेंट इज नीडेड। ओके, पेशेंट को बताना है कि असेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी है। एंड रिमेंबर वन थिंग, गुड कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट असेसमेंट टूल। You have to maintain the dignity throughout the assessment, right? Now move to the subjective assessment. Okay, subjective assessment के अंदर हमने पेशेंट के जो है ना डिफरेंट क्वेश्चंस आस्क करने होते हैं। आपको पता है सब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब ही ये होता है कि पेशेंट जो है ना वो अपनी हिस्ट्री बताता है। पेशेंट अपनी कंप्लेन के बारे में बता रहा होता है, उसे क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या हिस्ट्री हैं, अपने सारी चीज़ों को डिस्कस करता है। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट में हम पेल्विक फ्लोर के फंक्शंस के डिसफंक्शंस से रिलेटेड ही डिफरेंट हिस्ट्री उसकी जो है ना वो गैदर करेंगे। ठीक है, पेशेंट के बारे में पेशेंट अपनी सिम्टम्स बताएगा, फिर हम उसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ब्लैडर के बारे में कि हाउ मेनी टाइम डू यू यूरिनेट, लीकेज का इशू तो नहीं है, एनी अर्जेंसी इशू, नाइट यूरिनेशन, वट एवर। फिर बाउल के से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे कि कोई कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग या इनकम्प्लीट एम्प्टिंग की हिस्ट्री है। सेक्सुअल डिसफंक्शन की हिस्ट्री को देखेंगे कि प्रेजेंट और नॉट। फिर पेन को देखेंगे कि पेन की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है, पेन कब कब होती है, व्हाट इंक्रीजेज एंड टाइम लाइन इसकी पूरी पेन की। ठीक है, स्वेरिटी, इसका ट्रिगर्स कि पेन किससे ट्रिगर होती है, किससे रिलीफ मिलता है, सारे फैक्टर्स इसके देखेंगे। देन प्रेगनेंसी के नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी है, पेशेंट की जो गायनी और ऑब से रेलिवेंट हिस्ट्री होती है ना, वो पेल्विक फ्लोर की असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि वो इससे डायरेक्टली लिंक कर रही होती है। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी नंबर प्रेगनेंसीज कितनी है। फिर डिलीवरी की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी है, कोई फोर्सेप्स डिलीवरी है, कितनी एपिजोटमीज हैं, सी सेक्शन की हिस्ट्री है, वट एवर। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली जो है वो रेलिवेंट चीज़ें हैं पेल्विक फ्लोर के अंदर। फिर मेडिकल हिस्ट्री अगर कोई इंपॉर्टेंट है, लाइक पेशेंट को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर, कोई हाइपरटेंशन, कोई थायराइड का मसला, कोई जिगर का मसला, कोई भी वट एवर, कोई हार्ट का मसला, किसी भी किस्म की कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ सर्जिकल हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं। फिर लाइफ स्टाइल की, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, ऑक्यूपेशन कैसा है, कोई हैवी लिफ्टिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि हैवी लिफ्टिंग या इस तरह की चीज़ें आपके पेल्विक फ्लोर के साथ डायरेक्टली लिंक करती हैं। ठीक है, कोई उसकी एक्सरसाइज कैसी है, उसका पैटर्न क्या, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ भी पेल्विक फ्लोर लिंक कर रहा होता है। अगर कोई हैवी लिफ्टिंग के साथ और हैवी एक्सरसाइज जो है ना, कार्डियो है, कोई जंपिंग है, कोई रनिंग है, कोई इस तरह की एब्डोमिनल क्रंचेस हैं, कोई इस तरह की रेलिवेंट हिस्ट्री है, तो भी वो रेलिवेंट होगी, वो लेनी बहुत ज़रूरी होगी। इसके अलावा पेशेंट का फ्लूइड इनटेक और ओवरऑल लाइफस्टाइल। ठीक है, लाइफस्टाइल भी मैटर करता है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है या एक्टिव है पेशेंट, क्योंकि सीडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसका मतलब है कंडीशनिंग नहीं है, तो फिर भी पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। याद रखिएगा कि हिस्ट्री ऑफन गिव्स द डायग्नोसिस बिफोर एग्जामिनेशन। अभी हम एग्जामिनेशन की तरफ मूव नहीं कर रहे, अभी तो हम हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं, अब हम सिर्फ सब्जेक्टिव असेसमेंट की तरफ है, लेकिन हमें इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिल जाएंगे जो हमारे डायग्नोसिस में हमें हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक हो गया।
असेसमेंट के बाद हम सबसे पहले रेड फ्लैग कर लें ताकि हमने मूव करना है कि नहीं करना। अगर हमें हिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल गए हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड इन यूरिन या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फीवर, पेल्विक पेन, सीवियर पेल्विक पेन या कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी, इस तरह के अगर हमें कोई सिम्टम्स मिल गए हैं तो पेशेंट को रेफर करेंगे। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि नॉट एवरी पेल्विक फ्लोर सिम्टम इज मस्कुलोस्केलेटल। आपने कभी भी उसको जबरदस्ती मस्कुलोस्केलेटल नहीं बनाना कि हाँ जी ये भी मस्कुलोस्केलेटल हो सकती है, नो। ठीक है, यू शुड नो व्हेन द रेफरल इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर ट्रीटमेंट। ये नहीं करना कि जी मेरा पेशेंट है तो ये मेरे पास ही रहे और मैं इसको इसकी जो है ना रूट कॉज को हर तरह से घसीट घसूट के इधर ही फिट कर दूं कि जी ये मस्कुलोस्केलेटल है, ये पेल्विक फ्लोर की वजह से। नो, नेवर। ठीक है, रेफर द पेशेंट इफ ब्लड इन यूरिन और वेट लॉस और फीवर और सीवियर पेल्विक पेन और न्यूरोलॉजिकल साइन अगर आ रहे हैं, इस तरह की जो भी अगर कोई मैलिग्नेंसी आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपने फौरन पेशेंट को रेफर करना है, राइट। ओके, टू द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, बिफोर टचिंग द पेशेंट ऑब्जर्व, पेशेंट को आपने क्या क्या ऑब्जर्व करना है। अभी पेशेंट को आपने टच करने से पहले, इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से पहले आपने पेशेंट की ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है कि पेशेंट का पोस्चर कैसा है, उसके कर्व्स ठीक हैं, उसका कोई लोडोसिस या कोई उसके काइफोटिक या कोई जो नॉर्मल स्पाइनल कर्व्स हैं वो आपको दिखने में ठीक लग रहे हैं, नॉर्मली ऑब्जर्व करने में ठीक लग रहे हैं, कोई एग्जैजरेटेड तो नहीं है, पेल्विक अलाइनमेंट आपको ठीक लग रही है, ऐसा तो नहीं पेशेंट एक साइड को है, सिमेट्री ठीक नहीं लग रही, पेशेंट किसी एक साइड को झुका हुआ है या पेशेंट के अलाइनमेंट को डिस्टर्ब लग रही है आपको ओवरऑल देखने से। उसकी ब्रीदिंग, वो पेशेंट नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है, देखने में कोई अबनॉर्मल साइन या कोई चीज़ तो नहीं आपको मिल रही। फिर एब्डोमिनल स्कार्स वगैरह आपने देख लिए, मूवमेंट चेक कर ली, ऑब्जर्व करें उसकी वॉकिंग, सिटिंग, गेटिंग अप, प्रोटेक्टिव पोस्चर्स देखें कि कोई वो एबनॉर्मल पोस्चर, कंपनसेटरी पोस्चर्स तो नहीं बना रही पेशेंट, प्रीवियस उसके कुछ स्कार्स हैं या उसके एबडोमिनल सेपरेशंस तो नहीं हो रही। देन फिर हम नेक्स्ट उसके ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, पेशेंट यूजुअली आप अपनी प्रैक्टिस में ना ये चीज़ अपने शामिल कर लें कि जैसे ही पेशेंट आपके पास क्लिनिक में एंटर होता है ना, आपके रूम में आता है, आपने उसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देनी है कि वो कैसे चल के आ रहा है, उसका पैटर्न क्या है, उसकी गेट और यहाँ से उसके पोस्चर्स वगैरह देखना शुरू कर देने हैं। आपकी असेसमेंट, आपकी ऑब्जर्वेशन उसी वक्त ही स्टार्ट हो जानी चाहिए जैसे ही पेशेंट एंटर होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन में, जैसे कहते हैं ना पार्ट एंड पार्सल, और बहुत ज़रूरी चीज़ वो है हमारी ब्रीदिंग असेसमेंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग असेसमेंट में नॉर्मल पैटर्न होता क्या है। नॉर्मली जब पेशेंट इनहेल करे तो आपका पेल्विक फ्लोर शुड डिसेंड, ठीक है, जेंटली डिसेंड करता है। क्यों? जब इनहेल करते हैं तो डायफ्राम भी डिसेंड करता है, उसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर को भी डिसेंड करना है। तो ये आपने डायरेक्टली सेम रूल याद रखना है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी डिसेंड करें और इकट्ठी असेंड करें। ठीक है, तो डायफ्राम डिसेंड करता है ड्यूरिंग इनहेल और पेल्विक फ्लोर को भी डिसेंड करना है। इसी तरह एक्सहेल में ऑपोजिट मूवमेंट करता है, नॉर्मली नेचुरली वो अपनी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, अपवर्ड मूव करता है। तो आपने अब क्या देखना है, आपने चेक करना है कि ये ठीक है, आया ये पैटर्न ऐसे ही पेशेंट में मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ब्रीदिंग टेल्स अस वेदर द डायाफ्राम, your respiratory muscle, your core muscles, abdominal and all around and your pelvic floor are working together normally or not, ये आपने चेक करना है। ठीक है, अगर नहीं है, अगर ब्रीदिंग उसकी ठीक नहीं है, पुअर ब्रीदिंग है, तो इसका मतलब है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन है। ठीक है, पुअर ब्रीदिंग मींस पुअर पेल्विक फ्लोर कोऑर्डिनेशन, ये आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको पेशेंट के अंदर ब्रीदिंग डिसफंक्शन मिल रहा है ना, तो उसको अभी या फ्यूचर में पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन होने का रिस्क जो है ना वो 90% इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ब्रीदिंग असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, मैं आपको यहाँ पर हिंट देती हूँ। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट जो है ना वो इस तरह की मूवमेंट नहीं करता, ब्रीदिंग होल्ड कर लेता है। ठीक है, इफ पेशेंट कीप्स होल्डिंग ब्रेथ ड्यूरिंग द लिफ्टिंग, तो क्या एक्सहेल नहीं करता, पेशेंट होल्ड कर लेता है ब्रेथ को। ठीक है, दिस कैन रिजल्ट इन लीकेज, नॉट बिकॉज मसल्स आर वीक बट बिकॉज आर कोऑर्डिनेशन डिसफंक्शन, बिकॉज टाइमिंग इज रॉन्ग। ठीक है, याद है मैंने जब क्लिनिकल डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर आपको बताया था तो उसमें मैंने तीनों डिसफंक्शन को ब्रीदिंग से रिलेट करके बताया था। मैंने क्या बताया था कि अगर पेल्विक फ्लोर मसल जो है ना वो हम ब्रीदिंग चेक करेंगे, अगर पेशेंट सही तरह से असेंड नहीं करता, इसका मतलब है पेल्विक फ्लोर वीक है। अगर पेशेंट पेल्विक फ्लोर को बिल्कुल प्रॉपर एक्सहेल के दौरान रिलैक्स नहीं करता, डिसेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो टाइट है।
ठीक है। और अगर मैंने कहा था कि अगर पेशेंट बाज दफा ऑपोजिट मूवमेंट कर रहा होता है, असेंड में डिसेंड कर रहा है, डिसेंड में असेंड कर रहा है, तो क्या है, कोऑर्डिनेशन डिसफंक्शन है। या वो ब्रेथ होल्ड कर रहा है तो वो भी कोऑर्डिनेशन डिसफंक्शन है। ये क्लू बताए थे मैंने आपको, हिंट दिए थे कि हमने कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है ड्यूरिंग ब्रीदिंग मूवमेंट। कि पेल्विक फ्लोर की ब्रीदिंग मूवमेंट के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है ना, उस वक्त भी हमें हिंट मिल रहे होते हैं कि पेल्विक फ्लोर जो है ना वो किस तरह का, किस टाइप का रिएक्शन दे रहा है और उसके अंदर किस तरीके का डिसफंक्शन चल रहा है। ठीक है, किस टाइप का डिसफंक्शन है, वीक है, टाइट है और कोऑर्डिनेशन का है, तो हमें ब्रीदिंग से भी पता चल जाता है। ठीक हो गया, ओके। देन हम मूव करते हैं। हमने सब्जेक्टिव असेसमेंट की, हमने ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की, ब्रीदिंग असेसमेंट कर ली। अब हम उसकी एक्सटर्नल फिर इंटरनल करेंगे। फिर हम पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देखते हैं कि उसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें उसकी स्किन को। ठीक है, ओवरऑल स्किन कैसी है बाहर से, स्कार्स को इफ प्रेजेंट, कोई प्रीनियम को एज ए होल आप उसको देखें कि प्रीनियम ठीक है उसकी, उसके प्रीनियम के अंदर कोई मेन चीज़ नोट करने वाली है तो आप नोट करें। पेल्विक सिमेट्री चेक करें, मसल की एक्टिवेशन पैटर्न चेक करें, मसल एक्टिवेशन पैटर्न वही ना, कमांड दे रहे हैं तो एक्टिवेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ऑपोजिट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो सारा आपने इसमें चेक करना है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसफंक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इससे भी आपको पता चल रहा है। फिर आप उसकी पेन चेक कर रहे हैं कि उसको पेन तो नहीं है कहीं पर, किसी पॉइंट पर वो खुद ही आपको बताती है कि हाँ मुझे इस जगह पर पेन है, लोकेट करके बताती है। तो आप नोटिस करें कि किस तरह की पेन है, उसको हम फर्दर देखें। ठीक है, स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है ना वो कम्प्लीटली जो है ना वो नॉन इन्वेसिव है। आपने अभी कोई भी अपने फिंगर इंसर्ट नहीं की, कुछ भी आपने इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करना, जस्ट नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। आपने जस्ट बाहर से ही सारा एक्सटर्नल ही जो प्रीनियम को देखना है और उसके सराउंडिंग, उसके पार्ट्स को, उसकी स्किन को, स्कार्स को, इस तरह सारा आपने सिमेट्री वगैरह चीज़ें वगैरह देखनी है। सिमेट्री आप देखेंगे ना कि वो जो उसकी प्रीनियल बॉडी होती है वो सेंट्रली अलाइंड है, साइड पे तो नहीं गई हुई, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। ठीक है, अच्छा जी। फिर पेशेंट को देखें, कोई स्वेलिंग स्वेलिंग नज़र तो नहीं आ रही, कहीं पे कोई गिल्टी नज़र तो नहीं आ रही, कहीं पे कोई रेड रेड नज़र आ रहा है, कोई रैश बना हुआ है, कोई इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, कोई डिस्चार्ज आ रहा है, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें आपको एक्सटर्नली ही नज़र आ रही हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्कार है तो वो आप देखें। अच्छा, आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई स्कार मिल रहा है तो आप उसको मोबाइल करके देखें कि उसकी मोबिलिटी कैसी है। ठीक है, पेशेंट की कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न देखें, मसल एक्टिवेशन का, कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आपको हिंट मिल जाएंगे एक्टिवेशन के अंदर, कि आप देखें कि क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वीक डिसफंक्शन है कि नहीं है। अगर वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिया, उसने मसल एक्टिवेट नहीं किया, तो उसका मतलब है वीक डिसफंक्शन है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल को रिलैक्स ही नहीं किया तो इसका मतलब है टाइट डिसफंक्शन है। ठीक है ना, इसी तरह अगर उसके पैटर्न रोंग है, उसकी टाइमिंग रोंग है, ठीक है, वो सराउंडिंग ग्लूटियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमने उसको कहा कि पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करो, उसकी बजाय वो ग्लूटियल मसल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, रॉन्ग पैटर्न है, रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट जो है ना अपने पेल्विक फ्लोर को आइसोलेट नहीं कर पा रहा। तो ये जबरदस्त हिंट है किसका, कोऑर्डिनेशन डिसफंक्शन का। आई होप जितना मैंने आपको डिटेल में ये बता दिया ना, अब आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे वीक, टाइट और कोऑर्डिनेशन के अंदर। ठीक हो गया, मूव करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरी एक बात याद रखें कि इंटरनल एग्जामिनेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन pelvic floor muscle assessment. It is a gold standard for assessing the pelvic floor muscle function because it allows the direct evaluation of muscle tone, muscle strength, endurance and relaxation and trigger points and coordination and all these जो भी यहाँ पर हमने असेस करना है, हम इसको डायरेक्टली चेक कर रहे होते हैं ड्यूरिंग इंटरनल। ठीक है ना, इट इज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय अ ट्रेन्ड पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट। हर कोई उठ के इंटरनल एग्जामिनेशन मत करे, ना ही करना चाहिए। ठीक है, पहले आप इसके अंदर पूरा ट्रेन्ड हो जाए फिर आप करें। ओनली आफ्टर द इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड ओनली आफ्टर प्रॉपर इंडिकेशन। ये नहीं करना कि हर एक को मुंह उठा के आपने इंटरनल करना शुरू कर दिया, नो नेवर। आपने देखना कि इंडिकेशन है भी कि नहीं। ठीक है, ओनली आफ्टर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, pelvic floor internal examination can be stopped at any time if the patient is uncomfortable. आपने स्टार्ट कर दिया, पेशेंट ने बोला नो मैं इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहती, बस स्टॉप कर दें, बस डन। पेशेंट अनकंफर्टेबल, आप उसी वक्त राइट आफ्टर आपने स्टॉप कर देना, आपने मूव ऑन कंटिन्यू नहीं रखना। ये बात हमेशा मेरी याद रखिएगा। ठीक है, एक बात ये भी याद रखें कि नॉट एवरी पेशेंट रिक्वायर्स एन इंटरनल एग्जामिनेशन। जरूरी नहीं है कि हर एक को चाहिए। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स,
पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की प्रेफरेंस, पेशेंट के जिसे कहते हैं ना कल्चरल कंसिडरेशंस आपने जहन में रखते हुए यू विल डिसाइड द नीड फॉर द इंटरनल। ओके, गॉट इट। ऑलवेज रिमेंबर कि आपने ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलनी अबाउट इंटरनल एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ठीक है, फिर आपने ये सब ऑल दीज आपने ये चेक कर लिया इंटरनल के दौरान। मैंने आप एक सबसे पहले जो अपने चैनल के ऊपर वीडियो डाली थी ना, वो मैंने पेल्विक फ्लोर मसल की कंप्लीट असेसमेंट के बारे में डाली थी, आप वो भी ज़रूर कीजिएगा। अभी तो मैं शॉर्ट कर रही हूँ ना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, फिर ऑक्सफर्ड स्केल है। यूजुअली ऑक्सफर्ड स्केल ये आप सबको पता है कि 0 से 5 तक होता है, 9 से स्ट्रॉन्ग की तरफ हम जाते हैं, लेकिन हम पेल्विक फ्लोर के अंदर बाज़ दफ़ा ना मॉडिफाइड ऑक्सफर्ड स्केल जो है ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा एप्लीकेबल है फॉर द पेल्विक फ्लोर मसल असेसमेंट। वो भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आपको मैं इसमें लिंक दे दूँगी। ठीक है, आप उसको ज़रूर जो है ना एक दफ़ा नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद हम परफेक्ट स्कीम करते हैं, ये भी उस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है। ठीक है, परफेक्ट स्कीम, पावर, एंड्योरेंस, रेपिटेशन, फास्ट कंट्रैक्शन और एवरी कंट्रैक्शन टाइम, ये सारी हमने बहुत डिटेल में मैंने विद एग्जांपल्स उस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। यहाँ पर करेंगे तो वीडियो खामखा लंबी हो जाएगी और रेपिटेशन भी आ जाएगी। दैट्स वाई आप ये जो डिटेल्स है ना 2-3 चीज़ों की, इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, परफेक्ट स्कीम, उसके लिए आप उस वीडियो को बीच में ले लीजिएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक डाल दूँगी। स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़, जैसे फॉर एग्जांपल बायो फीडबैक एंड रिहेबिलिटेशन का जो अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं फॉर असेसमेंट पर्पस, फॉर पेल्विक फ्लोर मसल के असेसमेंट पर्पस। वो भी मैंने कहा हम यहाँ पे थोड़ा सा एंटर करते हैं, फिर हम ये कंप्लीट अलग से वीडियोस बनने वाली हैं। हम बायो फीडबैक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, जिसके ऊपर हम पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड बायो फीडबैक को डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली बायो फीडबैक में हमें मसल की एक्टिविटी का पता चल जाएगा, पेशेंट की अवेयरनेस अच्छी हो जाएगी, पेशेंट का मोटर कंट्रोल अच्छा हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन के अंदर इसको हम यूज़ करेंगे। और बायो फीडबैक का बेसिकली मतलब ये है कि पेशेंट अपने पेल्विक फ्लोर मसल के बारे में अच्छी तरह अवेयर हो जाए और राइट एक्सरसाइज करने लग जाए, और पेशेंट को प्रॉपर राइट एक्सरसाइज करने में बायो फीडबैक हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद जो रिहैबिलिटेशन अल्ट्रासाउंड है, ये विजुअलाइज कर रहा होता है पेल्विक फ्लोर मसल की मूवमेंट को। ठीक है, बेसिकली दीज टूल डोंट रिप्लेस क्लिनिकल असेसमेंट, दे इनहेंस इट। ये उसको हमें मदद कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, इनहेंस कर रहे होते हैं, ये उसको रिप्लेस कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी जस्ट फॉर हेल्प करेंगे हमारी। बायो फीडबैक हेल्प द पेशेंट हु स्ट्रगल टू फील और कंट्रोल देयर पेल्विक फ्लोर, बायो फीडबैक हेल्प करेगा। इसी तरह अल्ट्रासाउंड अलाउ बोथ थेरेपिस्ट एंड पेशेंट टू सी द मसल मूव इन द रियल टाइम। पेशेंट देखेगा कि अच्छा ये मूवमेंट हो रही है, हाँ मैं सही कर रहा हूँ। थेरेपिस्ट को भी हेल्प मिल जाएगी, वो भी देख रहा है कि मसल मूवमेंट हो रहा है, वो रियल टाइम के अंदर पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों अपने मसल की मूवमेंट को देख रहे होते हैं। ठीक है, मेकिंग इट स्पेशली यूजफुल फॉर मोटर लर्निंग एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग। याद है मैंने आपको कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग में बताया था कि हम उसमें मोटर लर्निंग कराएंगे, तो ये हमारी जो बायो फीडबैक और ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, ये हमें उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपने असेसमेंट कर ली, आपने ऑब्जर्वेशन सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑब्जर्वेशन कर ली, ब्रीदिंग असेसमेंट कर ली, एक्सटर्नल इंटरनल कर लिया, फिर उसके बाद आपने टेक्नोलॉजी भी अगर आपके पास है अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज़ करके साथ देखें। फिर आप उसके बाद क्लिनिकल रीजनिंग करेंगे। असेसमेंट के बाद आपने फाइंड द डिसफंक्शन, आपने देखना है कि क्या डिसफंक्शन है, अब आप इस पॉइंट पे जाएं। फिर उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ द राइट ट्रीटमेंट, कि वीक है तो स्ट्रेंथनिंग, टाइट है तो डाउन ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन है तो मोटर कंट्रोल। ओके, उसके बाद हमारा टेक होम मैसेज है फाइनल, क्या पेल्विक फ्लोर असेसमेंट इज मोर देन अ मसल टेस्ट। सिर्फ ये कोई मसल का टेस्ट नहीं जैसे हम ओवरऑल कर रहे होते हैं। इट कंबाइंस पेशेंट हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन, मूवमेंट एनालिसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल रीजनिंग टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग डिसफंक्शन एंड गाइड इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और सदका जारी समझ के इस वीडियो को शेयर कीजिए। If you found this video helpful, don't forget to like, share or subscribe for more evidence-based women health physiotherapy content. Thank you. Allah Hafiz.